हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है। चलिए काम की बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। ये हमारा टॉपिक का नेम है। क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 6 का चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र। तो टॉपिक का नेम क्या है? दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दर्पण तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप गोलीय दर्पण जानते हैं? क्या आप गोलीय दर्पण जानते हैं? गोलीय दर्पण नाम से स्पष्ट है, जो दर्पण ऐसे गोलाकार रहेगा मतलब गोलीय रहेगा उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको दो भागों में ऐसे काट दिया जाए तो ये एक ऐसा धंसा हुआ भाग निकलेगा और एक ऐसा उभरा हुआ भाग। तो इस धंसे हुए भाग को बोलते हैं अवतल दर्पण और इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण के अंतर्गत दर्पण आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, तो देखते हैं दर्पण सूत्र। इसके अंतर्गत अपन लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना करेंगे और दूसरा उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण मतलब मैंने अभी बताया, जो धंसा हुआ भाग रहेगा। अवतल दर्पण आपको कैसे दिखता है पता है? ये ऐसे दिखता है, मतलब ये अंदर की ओर ऐसा धंसा हुआ दिखता है और इस पे सिल्वर का पॉलिश किया रहता है। ये क्या है? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करूं तो वो ऐसा रहता है। ये क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक, तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के लिए यू, वी व एफ में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं इसलिए अवतल दर्पण लिखा है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बारीकियों से समझना है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है अवतल दर्पण के लिए यू, वी व एफ में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पे अपन लोग करेंगे क्या, आपको माना लेकर चलना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण मैंने अभी आपको बताया, अवतल दर्पण का चित्र कैसा होता है? ऐसा अंदर की ओर धंसा हुआ। तो इसमें यू क्या रहेगा? देखिए, इस दर्पण पे मतलब ये अवतल दर्पण का जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पास ना कोई एक वस्तु लेंगे, कोई भी वस्तु लेंगे, उसका नाम देंगे, जैसे कि कोई भी नाम देंगे। तो इस वस्तु और इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यू। मतलब इस दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को यू लेंगे। और वी क्या है? अब यहाँ से जब ऐसे कोई किरण आएगा, यहाँ पास कोई वस्तु रहेगा जिससे कोई किरण आएगा और दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएगा। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो यहाँ पास कुछ प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को कहेंगे v। ठीक, दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब जस्ट सामने, तो दर्पण के सम्मुख जो वस्तु रखे रहेगा उसकी दूरी को लेंगे u, और v क्या है? जो यहाँ पास प्रतिबिंब बनेगा उससे और दर्पण के बीच की दूरी को कहेंगे v। और f क्या है? f क्या होता है? फोकस दूरी। और देखिए, जैसे कि इसी चित्र को मैं बना देता हूँ यहाँ पास, जैसे कि ये एक दर्पण है। अब यहाँ पास से क्या होता है? ये ध्रुव है। अब कोई किरण ऐसे आती है और टकरा के ऐसे जाती है, फिर एक किरण आती है टकरा के ऐसे जाती है, फिर इधर से भी इधर से भी। तो यहाँ पास जो सभी किरण टकराएंगी उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और इसको डिनोट करते हैं एफ से। तो हम लोग करेंगे यू, वी व एफ में संबंध। यू क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी, वी क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और एफ क्या है? मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी। तो इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए, आपको सबसे पहले माना लेकर चलना है, क्योंकि फिजिक्स है तो माने बिना कुछ होगा नहीं, इसलिए आपको हमेशा मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है अवतल दर्पण के लिए, तो अपन लोग सामान्य सा कोई एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। जैसे कि ये अभी दर्पण नहीं है, जब तक इसके पीछे में ऐसा आप पॉलिश नहीं करोगे तब तक ये कोई दर्पण नहीं कहलाएगा। तो ये मान लीजिए कोई XY एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मतलब ऐसा धंसा हुआ भाग को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया है कि इस अवतल दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसको किससे दर्शाते हैं, P से। तो आपस में P लिख देता हूँ, ये अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P। अब इस पे क्या होता है, एक वक्रता केंद्र रहता है जिसको बोलते हैं C। वक्रता केंद्र मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया गोलीय दर्पण को ऐसे जब बीच से काटेंगे तो एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। मतलब ये पहले एक गोलाकार में था ये दर्पण, तो इस गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र है इसका। अब इसको इससे ऐसे मिला देते हैं। अब इस पे क्या करते हैं, यहाँ पास एक कोई वस्तु लेते हैं AB। क्या वस्तु लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं ऐसे, जैसे कि इसका नाम दे देता हूं मैं A और B। ये कोई वस्तु लेते हैं, इसको भी ऐसे मिला देते हैं। अब क्या होता है पता है, यहाँ पास ना A से ना कोई किरण निकलती है। कैसे निकलती है, देखिए यहाँ पास से कोई एक किरण ऐसे निकलती है जो ध्रुव पे टकराती है, मतलब दर्पण के ध्रुव पे, और किसी अन्य दिशा में परावर्तित हो जाती है। किरण को आपको ऐसे एरो से दर्शाना है, ठीक, तभी आपको पता चलेगा कि ये एक किरण है। तो A से एक पहली किरण जाती है जो ध्रुव से टकराकर किसी अन्य दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण के कारण जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और इसको दर्शाते हैं I से। और परावर्तित किरण से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं R, मतलब परावर्तन कोण। ठीक, A से कोई किरण निकली और ध्रुव पे टकराई, फिर परावर्तित हो गई, तो यहाँ पर दो कोण बने I और R। अब इससे क्या होता है, एक और किरण टकराती है, मतलब एक और किरण ऐसे निकलती है और ये दर्पण के किसी भी जगह पे ऐसे टकराती है, ठीक, और इसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु A से दो किरण निकलेंगी, एक तो ध्रुव से टकराकर किसी अन्य दिशा में परावर्तित होगी, और जो दूसरा किरण रहेगा वो इसी दिशा में, मतलब दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस से परावर्तित हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास आपको एक कटान बिंदु मिलेगा, मतलब P जब परावर्तित हुई, मतलब A किरण जब ध्रुव P से परावर्तित हुआ और A इधर दर्पण से परावर्तित होकर जाता है, तो यहाँ पास एक बिंदु मिलता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो इसको अपन नाम दे देते हैं A डैश, क्योंकि A दे चुके हैं इसलिए अपन लोग ने इसको नाम दिया A डैश। और यहाँ से यहाँ को ऐसे मिला देते हैं तो इसको नाम दे देते हैं B डैश। ठीक, तो चलिए इस चित्र को मैं अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं कि मैंने इसी चित्र को बहुत ही अच्छे से बना दिया है। सबसे पहले लिखते हैं कि माना XY एक अवतल दर्पण है, ठीक, जिसका ध्रुव क्या है, P, तथा वक्रता केंद्र क्या है, C। ठीक, माना XY एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, तथा AB एक वस्तु है जो दर्पण, मतलब अवतल दर्पण के जस्ट सम्मुख, मतलब इसके सामने। तो इसी को भी मैं लिख देता हूँ कि तथा AB एक वस्तु है जो दर्पण के सम्मुख है। ठीक, अब क्या लिखते हैं, A से निकलने वाली पहली किरण, ये पहली किरण है, कोई सा भी ले सकते हो आप, तो मैंने यहाँ पास इसको ले लिया है। तो A से निकलने वाली पहली किरण दर्पण से टकराकर उसी दिशा में, यहाँ पर देख सकते हैं एरो का निशान लिखाया है, A से निकलने वाली पहली किरण दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तो इसको भी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक, A से निकलने वाली पहली किरण, यहाँ पास देख सकते हैं यहाँ पास वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। तो A से निकलने वाली पहली किरण वक्रता केंद्र C से होकर
जाती है और दर्पण से टकराकर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक, यहाँ पास आप चाहें तो चित्र का नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि चित्र का नाम क्या होगा। अवतल दर्पण के लिए अपन लोग दर्पण सूत्र की स्थापना कर रहे हैं, तो इसका चित्र का नाम क्या होगा। अवतल दर्पण के लिए तो चित्र का नेम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक, तो चलिए अब और देखते हैं। यहाँ पास जैसे कि चित्र पे देख सकते हैं कि ए से पहली किरण के बारे में तो लिख लिया कि ए से निकलने वाली पहली किरण सी से होकर जाती है, दर्पण से टकराकर उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पास दूसरा किरण भी निकल रहा है, तो ए से निकलने वाली दूसरी किरण ध्रुव से टकराकर किसी अन्य दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक, तथा दूसरी किरण बिंदु P क्या है, ध्रुव पर टकराती है, तथा OP मतलब यहाँ से O से P की ओर, तो OP दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पास देख रहे होंगे किरण OP को आगे की ओर बढ़ाने पर A' पर मिलते हैं, जहाँ प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए ये OP मान लीजिए यहाँ तक बनाता, तो यहाँ पास मेरे को प्रतिबिंब नहीं मिलता, तो मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पास एक कटान बिंदु मिल गया जो पहली किरण और दूसरी किरण के परावर्तित किरण को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पास जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको दे दिया A'। अब यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, तो यहाँ पास एक प्रतिबिंब बना। ठीक, तो ये प्रतिबिंब बना जिसको मैंने नाम दे दिया A', जहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ, और B' इसको मिलाया। ठीक, अब इसके आगे आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पास देखेंगे चित्र से जैसे मैंने आपको पहला वाला चित्र बताया था कि दर्पण से वस्तु की दूरी, जो अपन लोग वस्तु रखे हैं उसकी दूरी कितनी थी, u। तो यहाँ पास लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी थी, u। तो यहाँ पास लिखेंगे u। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पास u को लूँगा ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक लूँगा, यहाँ पास अगर चित्र से समझेंगे तो ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से अगर इस तरफ किसी भी चीज़ को लेते हैं तो उसको लेते हैं ऋणात्मक, और इस तरफ लेते हैं तो धनात्मक। तो चूंकि इस तरफ अपन लोग वस्तु रखे हैं तो वस्तु की दूरी इस चित्र से समझे तो यहाँ पास u था। यहाँ पास लिख भी सकते हैं, लेकिन चित्र में आपको ये सब चीज़ नहीं लिखना है क्योंकि बुक में ये नहीं दिया है। ठीक, तो वस्तु की दूरी कितनी है, u, लेकिन माइनस चिन्ह क्यों लिया, क्योंकि ये वस्तु के इस पार था। ठीक, अब उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पास देखेंगे तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इससे दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो इसको भी लिखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, यहाँ पास से मैंने बताया था v, लेकिन v को भी यहाँ पास क्या लेंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पास भी v इस मूल बिंदु से इस तरफ है, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पास बन रहा है दर्पण के इस तरफ, तो इसको भी इसलिए यहाँ पास ऋणात्मक लिया। ठीक, अब यहाँ पास लिखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है मैंने आपको नहीं बताया, तो इसको भी बता देता हूँ। जो गोलीय दर्पण होता है, जैसे कि ये कोई गोल दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है, मतलब केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको डिनोट करते हैं r से। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ दर्पण से वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r से। अब r का मान अगर अपन ने पहले वाले वीडियो को देखा होगा जिसपे अपन लोग ने निकाला था r = 2f, अवतल दर्पण के लिए मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध से अपन लोग ने r की वैल्यू निकाली थी। r का वैल्यू अपन लोग ने क्या निकाला था, 2f। ये कहाँ से निकाला था, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध से ये सूत्र आया था, तो मैं r की जगह 2f भी लिख सकता हूँ। अब इसके आगे आप बड़े ध्यान से समझिएगा, इसके आगे थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन उतना हार्ड है नहीं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 त्रिभुज दिख रहे होंगे। कौन कौन से, एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको A B,
सी, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा ए डैश बी डैश सी, मतलब ये त्रिभुज दिख रहा होगा पहला, और एक ये दूसरा आपको मतलब ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। तीसरा त्रिभुज क्या है, ए बी पी, मतलब इतना बड़ा वाला त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज है, तो ये तीसरा वाला त्रिभुज। और चौथा वाला त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश पी, मतलब आपको कुल टोटल 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। ए बी सी ये पहला त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी ये दूसरा त्रिभुज, ए बी पी ये तीसरा त्रिभुज, और ए डैश बी डैश पी ये चौथा त्रिभुज। तो यहाँ पास अभी अपन लोग क्या लेंगे, देखिए आपको चित्र को अच्छे से समझना है। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे जस्ट बराबर हैं, ठीक। तो मैं ए बी सी और लेता हूँ ए डैश बी डैश सी, ठीक है। क्या लेता हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पास लिख देता हूँ कि समरूप त्रिभुज ए बी सी व ए डैश बी डैश सी में, देखिए ए बी सी व ए डैश बी डैश सी में क्या होगा, जैसे कि टेन थीटा का आप लोग फार्मूला जानते होंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पर टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लंब सबसे पहले ए बी सी, मतलब ए बी सी में लेते हैं, तो इसमें लंब कौन सा है, तो लंब कौन सा है इसमें, ए बी लंब है, तो इसको लिख लेते हैं ए बी बटे ए बी के लंब के नीचे ये ए डैश बी डैश सी के लंब को डालेंगे। तो ए बी सी का लंब हुआ ए बी, ठीक। तथा ए डैश बी डैश सी में अगर आप लंब देखेंगे तो ए डैश बी डैश ये लंब है, तो लंब के नीचे आपको लिख देना है लंब ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या करना है, अब आधार लिखना है। आधार क्या है इसमें, ए बी सी में बी सी है आधार, तो ये बी सी इस त्रिभुज के लिए। अब इस त्रिभुज के लिए बात करते हैं। इस त्रिभुज में क्या है आधार, ए डैश बी डैश सी में बी डैश और सी है आधार। अगर इसको आप ऐसे उल्टा करेंगे तो ये बी डैश और ये सी आधार है, तो आधार के नीचे आधार मतलब बी डैश और ये सी, ठीक। मतलब अपन लोग ने यहाँ पर चित्र से दो त्रिभुज के लिए देख लिया, ए बी सी व ए डैश बी डैश सी में। ए बी सी में लंब है तो ए बी, तो ए बी लिखे, और लंब के नीचे ये छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश लंब है, तो ये आधार के नीचे ये वाला आधार, और ये छोटा वाला त्रिभुज का ये वाला आधार। अब इसी तरह अपन लोग एक और त्रिभुज लेंगे। ये दो त्रिभुज का अपन लोग ने काम समाप्त कर लिया है, ये और ये। अब अपन लोग त्रिभुज लेंगे ए बी पी, मतलब ये वाला ए बी पी, और लेंगे ए डैश बी डैश पी। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि समरूप त्रिभुज ए बी पी व ए डैश बी डैश पी में, ठीक। तो इसमें भी आपको लंब के नीचे लंब और आधार के नीचे आधार लिखना है। तो ए बी पी में लंब क्या है, ए बी, तो ये जस का तस ए बी। अभी इस छोटे वाले त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में देखेंगे तो लंब कौन सा है, ए डैश और ये बी डैश, तो ए डैश और ये बी डैश इज इक्वल टू, अब आधार देखेंगे ए बी पी में आधार क्या है, बी पी, ये आधार है ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए बी पी, तो ये बी पी आधार है, अपॉन आधार इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, बी डैश पी, तो लिख देंगे बी डैश पी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ समीकरण 1 और इसको नाम दे देता हूँ समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो इसकी मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इन दोनों को भी मैं बराबर करके लिख देता हूँ। तो इसको भी मैंने लिख दिया कि ये दोनों भी बराबर होंगे। समीकरण 1 ये लिख दिया, बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर किसके होगा, बी पी अपॉन बी डैश पी, ठीक। अब अपन लोग यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पास ना अब अपन लोग इन चारों का मान निकालेंगे, बी सी का, बी पी का, बी डैश सी का, बी डैश पी का, इन सभी का मान निकालेंगे। अब इन सभी का मान भी निकालना बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले निकालते हैं बी सी का मान। सबसे पहले किसका मान निकालते हैं? बी सी का। तो बी सी का मान क्या होगा? देखिए, अपने को क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी सी की, लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की आपको निकालना है, तो इसमें मतलब बी सी मतलब बी पी माइनस कर देंगे पी सी, तो ये वाला मान निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हमको क्या निकालना है? ये वाला त्रिभुज, मात्र इतना वाला। तो हम क्या करते हैं, ये बड़े वाले में से ये वाले को माइनस कर देंगे तो ये वाला भुजा निकल जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ से मतलब ये BC की दूरी अपने को ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पास कोई C है और ये P है, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इतने दूरी को ज्ञात मतलब घटाएंगे तब जाके ये वाला ज्ञात होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पूरे का 15 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8। मान लीजिए ये पूरे की कितना है? 15 है और यहाँ से यहाँ तक 8। अब मेरे को इसका मान चाहिए, तो 15 में 8 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 7, ठीक। तो उसी तरह इसको भी निकालने के लिए इसमें इसको माइनस करना होगा। किसमें किसको माइनस करना होगा? BP माइनस PC। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि BC का मान कितना होगा? BP माइनस PC, ठीक। ये बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे तो इसका BC का मान निकल जाएगा, ठीक। अब निकालते हैं B डैश C का। B डैश C का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग? ये B डैश और ये C को निकाल रहे हैं, B डैश और C को। तो इसमें भी आपको वैसे ही निकालना होगा, PC माइनस कर देंगे B डैश P को। समझ आई बात? नहीं आया? फिर से देखिए, B डैश और C के मान को चाहिए, तो अपन लोग जैसे कि यहाँ पास निकाल रहे थे, BC का मान निकाल रहे थे तो BP माइनस PC कर रहे थे तो इसका मान निकल जा रहा था। लेकिन अभी अपन लोग निकाल रहे हैं B डैश और C का, तो PC माइनस PB डैश करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक। PC, ये PC P से, ठीक, माइनस क्या करेंगे? B डैश, या फिर इसी को लिख सकते हैं B डैश P, ठीक। BC का भी मान निकल गया, B डैश C का मान निकल गया। अब अपन लोग मान निकालते हैं BP का। BP का मान क्या निकलेगा? ध्यान से समझिएगा। BP इज इक्वल टू, BP क्या है? देखिए, B और P की दूरी कितनी है? U मैंने आपको बताया था कि वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है? U। तो यहाँ पास लेंगे U। अब इसको ऋणात्मक लेंगे। क्यों ऋणात्मक लिए? क्योंकि ये मूल बिंदु के इस तरफ है, ठीक। तो BP का मान निकल गया। अब निकालते हैं बचा कौन? B डैश P। तो B डैश P का मान क्या होगा? B डैश और P ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी मैंने क्या बताया था आपको? V। तो V, लेकिन इसको भी क्या लेंगे? ऋणात्मक के लिए, क्योंकि ये भी मूल बिंदु के इस तरफ है, इसलिए इसको भी लिए ऋणात्मक। अब देखिए, यहाँ पास हमको BC, B डैश C, BP और B डैश P का मान पता चल गया, तो हम इन चारों का मान यहाँ पास रख देते हैं, ठीक। यहाँ पास मैंने इसका मान रख दिया है कि BC की जगह मैंने यहाँ पास BC का मान निकाल चुका हूँ। BC का मान BP माइनस PC, तो ये BP माइनस PC, और ये B डैश P का ये, और ये सभी का मान मैंने रख दिया हूँ, ठीक। तो ये मान रख दिया। अब मान रखेंगे तो यहाँ पास देख सकते हैं क्या क्या कटेंगे। तो ये ऋण चिन्ह और ये ऋण चिन्ह आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या हो गया? धन, ठीक। अब BP का मान अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पास ऐसे कर देता हूँ, BP का मान क्या है? माइनस म्यू, तो ये इसको लिख देता हूँ माइनस U, ठीक। माइनस का माइनस PC का मान क्या होगा माइनस 2F क्यों होगा? ये देखिए, ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस,
तो फोकस सूत्र के लिए वक्रता त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के अपन लोग ने क्या निकाला था, r इक्वल टू 2f। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि -2f। 2f क्यों लिखा, क्योंकि PC की दूरी है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू क्या निकाले थे, 2f। ठीक, अब ये बटे का बटे PC का मान भी यही निकला -2f, तो ये -2f माइनस का माइनस। अब ये B' का मान क्या निकाले हैं, यहाँ पर B' का मान निकाले -v, तो इसको भी लिख देता हूँ -v। अब ये तो कट के क्या हो गया प्लस, तो मतलब u/v। ठीक, अब इसका गुना करते हैं। देखिए -u का -u, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन माइनस का माइनस 2f का 2f, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये v का v अपॉन u/v, ये 10 का 10। ठीक, इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे, तिर्यक गुना करना है बस। अब इसके बाद आंसर निकल आएगा। v को इधर गुना कर देते हैं और इसको इधर, तो ये -u प्लस 2f, इसका गुना किससे, v से, इज इक्वल टू u, और ये 2f इधर इधर, तो -2f प्लस v। ठीक, अब गुना करते हैं, इसका इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का u और v, ठीक, प्लस 2fv, तो 2fv इज इक्वल टू, इसका गुना इससे करेंगे तो धरिन का गुना ऋण -2uf प्लस इसका गुना इससे तो uv। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, गुना हो गया। अब क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं, मतलब ये ऋण चिन्ह को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2fv प्लस हो जाएगा 2uf इज इक्वल टू ये uv का uv, और इसको इधर भेज दिए तो ये भी प्लस हो गया uv। ठीक, अब उसके बाद इसमें 2f कॉमन दिख रहा है, तो 2f को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा, v बचा, प्लस क्या बचा इधर u। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2uv। अब मेरे को f की वैल्यू चाहिए, तो f यहाँ पर से क्या करते हैं, ये 2 और 2 को काट देते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये f इज इक्वल टू ये uv का uv, और ये v प्लस v को इधर नीचे भेज देते हैं, तो ये क्या हो गया v प्लस u। ठीक, अब इसी को अगर मैं अपॉन में करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसकी को अगर मैं पलटी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, और ये v प्लस u ऊपर चला जाएगा अपॉन uv। ठीक, अब इसके आगे क्या करते हैं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/f, इसी को u प्लस v अपॉन uv। कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। अब इसको क्या कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग बांट देते हैं, जैसे कि u अपॉन uv हो गया, प्लस v अपॉन क्या हो गया uv। अब ये v से v कटा, u से u कटा, तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया 1/v प्लस 1/u, और यही आपका आंसर है। ठीक, तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट, फिर ये दूसरा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये, फिर ये, और फाइनल आंसर आपका ये। यहाँ बस लिख भी सकते हैं कि यही आंसर है, मतलब यहाँ पास आप लास्ट में लिख सकते हैं कि यही अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।